तिवारी की हत्या के बाद पत्नी किरण को भी धमकी मिली है। किरण तिवारी को उर्दू में लिखे पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है और पत्र मिलने के बाद पुलिस ने किरण के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। पत्र में लिखा गया है, जहां तुम्हारे पति को भेजा गया है वहीं तुम्हें भी पहुंचा देंगे। 22 जून को किरण तिवारी को यह धमकी भरा पत्र मिला था। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब उनकी पत्नी को भी जान से मारने की धमकी मिली है और एक पत्र के जरिए किरण को धमकी मिली है। तो 22 जून को किरण तिवारी को मिला था धमकी भरा पत्र और देखिए 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी। विवेक त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, क्या ये मामला है और जिन्होंने धमकी दी है क्या उनके बारे में आपको कुछ पता चल पा रहा है? जया, देखिए ये चिट्ठी करीब 11 दिन पहले यानी 22 जून को मिली थी किरण तिवारी के कार्यालय पर। कोई चिट्ठी दे गया था, यानी इसमें न स्टैंप है न किसी लिफाफे में थी, वो चिट्ठी दे गया था। चिट्ठी देने के बाद क्योंकि उर्दू में लिखी थी तो वो समझ नहीं पाई, उसका तर्जुमा कराया गया हिंदी में, उसको ट्रांसलेट कराया गया, तब ये चीजें सामने आई कि इसमें धमकी दी गई है। और इस बात से किरण तिवारी बेहद खौफ ज्यादा हो गई, दहशत ज्यादा हो गई, क्योंकि जिस तरह से कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी, निर्मम तरीके से उनके घर में घुसकर मारा गया था। उन्होंने कुछ बयान दिए थे धर्म और संगठन को लेकर, जिसके बाद गुजरात के कुछ अतिवादी युवकों ने यहाँ आकर साजिश करके उनकी हत्या की थी। तो उन्होंने इस बात को दबाए रखा, लेकिन कल शाम को उनके कार्यालय के किसी कर्मचारी ने इस बात की जानकारी बाहर अन्य लोगों को दी। अन्य लोगों को जब ये पता चला तो आनंद फानन में पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंचे और घर पहुंचकर सुरक्षा घेरा कर दिया गया है। ये पत्र किसने दिया था, कैसे दिया था, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं लग सकती है, क्योंकि आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो 22 जून की जब जिस दिन लेटर आया था, जो दे गया था, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाली जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आखिर वो पत्र किस जरिए से आया, क्या कोई घर पर आकर दे गया था, फेंक दिया था। चलिए विवेक, अब देखने वाली बात है जांच के बाद क्या कुछ और सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज सोनेलाल पटेल की जयंती है और आज सोनेलाल पटेल जयंती आयोजन को लेकर अपना दल में घमासान मच गया है। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होना है और इसमें कार्यक्रम करने की अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को इजाजत मिल गई है, पर पल्लवी पटेल का आवेदन रद्द कर दिया गया है और इसे लेकर अब पल्लवी पटेल ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की है। तो अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, जिन्हें कार्यक्रम की इजाजत तो मिल गई है लेकिन उनकी बहन को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली है। अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की दो बेटियां अनुप्रिया और पल्लवी पटेल के बीच सियासी वर्चस्व के लिए अदावत जारी है। अब दोनों बहनें डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर आमने सामने आ गई हैं। अपने पिता की जयंती का कार्यक्रम करने के लिए अनुप्रिया और पल्लवी पटेल ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान बुक किया था, लेकिन लखनऊ प्रशासन ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जयंती मनाने के लिए इजाजत दे दी, जिस पर पल्लवी पटेल भड़क गई और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा को लेकर चलने वालों में से हम हैं और उनके गुजर जाने के बाद लगातार हर वर्ष उनकी जयंती और उनका परिनिर्वाण दिवस हम बड़े धूमधाम से मनाते आए हैं और ऐसे में इस बार भी हम राजधानी में उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे। सबसे पहले हमारा रविंद्रालय बुक हुआ, वो कैंसिल किया गया। फिर हमने दूसरा प्रेक्षागार विश्वरैया उसको बुक कराया, वो कैंसिल किया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान हमने बुक कराया, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस संबंध में मैं एसआई से लेके अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिल के आ रही हूँ और मैंने बोला कि मेरे कार्यक्रम की जगह को कैंसिल करने का आधार क्या है, तो मुझे आधार कोई नहीं बता पा रहा। नीचे से लेके ऊपर तक का अधिकारी मुझे ये बोल रहा है कि ऊपर से प्रेशर है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब दोनों बहनें आमने सामने आ गई हैं। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में सोनेलाल पटेल की विरासत पर नई जंग छिड़ गई थी। अनुप्रिया पटेल का गुट जहां भाजपा के साथ गठबंधन में है, तो वहीं कृष्णा पटेल गुट समाजवादी पार्टी के साथ है और ऐसे में अब सोनेलाल पटेल की जयंती पर भी दोनों गुट झुकने को तैयार नहीं। सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को हराकर विधायक बनी पल्लवी पटेल आवेदन रद्द होने के बावजूद कार्यक्रम के आयोजन पर अड़ी हुई हैं। मेरा दोष ये तो नहीं हो सकता कि मैंने अगर ऊपर वाले को हरा दिया तो आप मुझे अपने कार्यक्रम भी नहीं करने देंगे? आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर मेरा जुर्म ये है कि मैंने ऊपर वाले को हराया है तो मेरे कार्यक्रम को रोक करके मैं उससे बड़ा वाला कार्यक्रम यहाँ पर जुर्म करने वाली हूँ, आप मुझे रोक लीजिएगा। दरअसल जिन सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर घमासान मचा हुआ है, वो कुर्मी वोट के लिए जिंदगी भर संघर्ष करते रहे।
लेकिन अब उनके परिवार में विरासत की लड़ाई आर पार आ चुकी है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो देखिए, जयंती को लेकर अब घमासान मचा हुआ है, लेकिन हालात क्या हैं, क्यों पल्लवी पटेल को इजाजत नहीं मिली, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे विवेक का, जो कि इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विवेक, पल्लवी पटेल जो आरोप लगा रही हैं, उन आरोपों में कितना दम है और क्या वजह रही कि उन्हें जो भी उन्होंने ऑप्शन रखे वहां पर जयंती मनाने की इजाजत नहीं मिली? देखिए, पल्लवी पटेल के आरोप हैं कि उनको आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई और बिल्कुल एक दरअसल ये पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी मुसीबत का दौर है। जिस तरह से अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों बहनों के बीच में अपने पिता की विरासत को लेकर वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है, उसमें ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि अगर कार्यक्रम एक साथ होता तो निश्चित तौर पर दोनों बहनें आमने सामने होती, समर्थक आमने सामने होते, चूंकि समर्थक भी कट्टर एक दूसरे के धुर विरोधी हो गए हैं। अपना दल कमेरावादी हो, चाहे अपना दल सोनेलाल पटेल जो अनुप्रिया पटेल की पार्टी है वो हो, तो दोनों के समर्थकों के बीच में एक भिड़ंत की स्थिति आ सकती थी। मैंने कल जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जो आया था, जिसकी पहले एप्लीकेशन आ गई थी, उसको अनुमति दे दी गई है, ये लोग बाद में आए हैं और निश्चित तौर पर प्रशासन ये नहीं चाहता है, पुलिस अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि दोनों बहनें आमने सामने हों और एक तनाव का माहौल पैदा हो। चुकी ऐसी स्थितियाँ कई बार पैदा हो चुकी हैं जब सोनेलाल पटेल की दोनों बेटियों के जो समर्थक हैं, दो अलग अलग पार्टियों के, वो सामने आते हैं तो तनातनी होती है, झगड़ा झंझट होता है, खींचतान होता है और वहाँ पर एक अराजकता का माहौल बन जाता है। और कल जो रात में उन्होंने कोशिश की, कमिश्नर से मिलकर बात भी की और कहा कि मुझे अनुमति क्यों नहीं दी गई। हालांकि स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा, ये कहा गया कि ऊपर से एक दबाव है। ऊपर से दबाव का मतलब ये भी है कि अगर ऊपर से दबाव इस बात का है कि दोनों बहनें एक साथ इकट्ठा ना हो, जिससे लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की बड़ी आशंका थी। आज कार्यक्रम होने जा रहा है, कुछ देर में शुरू होगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में कार्यक्रम करेंगी और उसी जगह पर करेंगी जहां पर अनुप्रिया पटेल ने आज कार्यक्रम आयोजित किया है। पूरे शहर को झंडे, बैनर, पोस्टर से पाट दिया गया है। अनुप्रिया पटेल के पोस्टर लगे हुए हैं और पल्लवी पटेल को यहाँ पर एक तरह से ये कहा जाए कि वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही है। जो पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई है, अपना दल कमेरावादी और सोनेलाल पटेल अपना दल एस, दोनों के बीच में समर्थकों की लड़ाई है, कुर्मी वोटों की लड़ाई है। दोनों बहनें दावा कर रही हैं कि सोनेलाल पटेल की जो असली विरासत है वो उनके पास है। एक तरफ पल्लवी पटेल अपनी माँ कृष्णा पटेल के साथ हैं तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल अकेले मोर्चा संभाल रही है और वो मजबूत स्थिति में भी हैं। वो भाजपा के साथ गठबंधन करके बड़ी बेहतर स्थिति में है, जबकि पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ बहुत कमजोर स्थिति में है। समर्थकों की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। देखने वाली बात यह है कि दोनों बहनों का जो ये सियासी जंग है ये कहां पर आकर खत्म होती है, देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से हैदराबाद में शुरू होने जा रही है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज शुरू होगी और 3 जुलाई की शाम तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिवेशन के बाद एक विशाल रैली भी होगी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये रैली 3 जुलाई को शाम 6:30 बजे परेड ग्राउंड में होगी। कार्यकारिणी बैठक के दौरान 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन से शुरू होगी और बैठक के दौरान वो राज्य संगठनात्मक गतिविधियों पर रिपोर्ट भी देंगे। जहां चुनाव होने हैं, इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत अमित शाह, राजनाथ सिंह और भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। और वहीं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए आज सीएम योगी हैदराबाद पहुंचने वाले हैं। खास बात यह है कि योगी ने स्थानीय बीजेपी यूनिट की तरफ से चार मीनार के बगल में स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाने के लिए निवेदन को स्वीकार कर लिया है। ये वही भाग्य लक्ष्मी मंदिर है जिसके नाम पर योगी ने हैदराबाद का नामकरण भाग्यनगर करने की बात कही थी। सीएम योगी ने 2020 में हुए हैदराबाद निकाय चुनावों के लिए जबरदस्त प्रचार किया था और इससे फायदा ये हुआ कि 47 सीटों पर भगवा लहराते हुए मेयर की पद पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। चलिए, तो हैदराबाद में ये बड़ी बैठक होने वाली है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी से कौन कौन जाने वाला है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। सुनील बंसल संगठन महामंत्री हैं, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो यूपी से इस बैठक
बैठक में शामिल होने के लिए जाएंगे। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अविनाश तिवारी संवाददाता दिल्ली से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए अविनाश, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है हैदराबाद में और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि जो विजय रथ अभी तक बीजेपी का चल रहा है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। यूपी से भी तमाम दिग्गज शामिल होने वाले हैं बैठक में, क्या कुछ और जानकारी फिलहाल? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी खास रणनीति बनाई जाएगी इस कार्यकारिणी की बैठक में। खासतौर से इस वर्ष के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने जो अभी वहाँ पे राज्य में सरकार है उसको फिर से दोबारा सत्ता को फरा सके, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। इसके अलावा 2024 के मद्देनजर किस तरीके से तमाम सारे कार्यकर्ताओं को काम करना है कि जिससे कि 2024 में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत बीजेपी प्राप्त कर सके, इसको लेकर के भी मंथन होगा। शुरुआत अभी 10 बजे से हो रही है, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम सारे बीजेपी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और तय करेंगे कि किस तरीके से आगे तमाम सारे कार्यकर्ताओं को काम करना है। तो इसको लेकर के रणनीतिक तौर पर मंथन होगा। इसके बाद अगर बात करें तो 12 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां पे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब शुरुआत होगी तो उसमें वो शामिल होंगे और उसके बाद तमाम सारे जो पदाधिकारी पहुंचेंगे देश भर से, उनसे भी बातचीत करके मंथन किया जाएगा कि कैसे आगे काम किया जाए। चूंकि बीजेपी में अपने तमाम सारे सांसदों को 100 बूथ और इसके अलावा विधायकों को 25 बूथ मजबूत करने का काम दे रखा है, तो कैसे बूथ मैनेजमेंट किया जाए जिससे कि जो तमाम सारे बूथ है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, इसको लेकर के भी रणनीति तैयार की जाएगी। और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, इसको जनता के बीच कैसे ज्यादा से ज्यादा ले जाया जा सके, इसको लेकर के भी मंथन होगा। चूंकि अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश चुनाव संपन्न हुआ है विधानसभा का, वहां पे भी ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की तुलना में इस बार मत प्रतिशत थोड़ा कम मिले हैं। तो इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है कि आखिर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत कम मिले हैं, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो तमाम सारी चीजों को लेकर के मंथन होगा और फिर अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा, जिसमें तमाम सारे पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को एक संदेश देंगे कि किस तरीके से आगे तमाम सारे लोग पार्टी के अंदर बढ़े और कैसे तमाम सारे लोग जनता के बीच में जाएं। बिल्कुल अविनाश, और देखिए इसीलिए कहते हैं भले ही 2 साल का वक्त अभी बचा हो, लेकिन कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में होती है और अब ये महामंथन जो हैदराबाद में होगा, आगे भी उस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से दे दे, जहां बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी का मुंह काला करके घुमाया गया है। मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर शख्स पर छेड़खानी का आरोप है। जांच में जुटी मोदीनगर पुलिस और साइबर पुलिस। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए किस तरीके से आरोपी को उसका मुंह काला करके घुमाया गया। बताया जा रहा है कि मोबाइल पर बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाकर उससे छेड़खानी कर रहा था। जांच में जुटी मोदीनगर पुलिस और उससे पहले उसे सबक सिखाने की कोशिश की गई है। शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शक्ति, मामला पूरा क्या है बताइएगा और क्या अभी तक पुलिस कार्रवाई हुई है? देखिए, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हालांकि हरकत में आ गई है, लेकिन जिस तरीके से ये आरोपी है और एक बच्ची को 5 वर्षीय बच्ची है जिसे अपने मोबाइल पर ये अश्लील वीडियो दिखा रहा था, जिसके बाद वहाँ जो युवक थे उन्होंने देखा और देखने के बाद फिर इस पर गुस्सा उतारा है और उतारने के बाद इसका मुंह काला किया है और मुंह काला करने के बाद इसे वहाँ पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में वहाँ पर घुमाया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो मोदीनगर पुलिस है वो जांच की बात कर रही है, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद जांच की बात बचती नहीं है कि जिस तरीके से, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद शक्ति तमाम जानकारी देने के लिए आपको। तो ये वीडियो भी आप देख रहे हैं जो कि वायरल हो रहा है और मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाकर शख्स पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। झांसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक से आग लगी और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। थाना चिरगांव इलाके के रामनगर रोड का ये मामला फिलहाल बताया जा रहा है। तो झांसी से ये बड़ी खबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक से आग लगी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आग लगी, लेकिन राहत की बात यह है कि मौके पर दमकल ने पहुंचकर फिलहाल आग पर काबू पा लिया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। थाना चिरगांव इलाके के रामनगर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, मौके की तस्वीरें ये थी किस तरीके से ये आग लगी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। और अब अगली बड़ी खबर मऊ से है, जहां एक्सीडेंट के बाद वाहन में फंसा जवान और सिकटिया ओवर ब्रिज के पास ये हादसा हुआ है। पीआरडी का जवान वाहन में फंसा हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, देखिए तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सिकटिया ओवर ब्रिज के पास ये हादसा हो गया।
और पीआरडी का जवान वाहन में फंसा। ये पीआरडी का जवान है जो कि वाहन में फंस गया था। एक्सीडेंट के बाद वाहन में फंसा जवान। और ये जो वीडियो है ये आप देख सकते हैं, हादसे के वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है। सिकटिया ओवरब्रिज के पास ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि आगरा में ब्लॉगर रितिका मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। रितिका जिस फ्लैट में रहती थी उसका एक वीडियो अब सामने आया है और वीडियो बनाने वाला शख्स कौन है ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन वीडियो में कई जगह पर घर का सामान बिखरा दिखाई दे रहा है। शख्स ने पूरे घर में घूमकर वीडियो बनाया और दिखाया कि रितिका को किस कमरे में बंद किया गया था और कहां से उसे नीचे फेंका गया। ऐसा भी बताया जा रहा है कि रितिका को 4 मंजिल ऊपर से फेंकने से पहले फ्लैट के अंदर जमकर जद्दोजहद हुई और हत्यारों ने रितिका के साथ दो हाथ किए, जिसकी वजह से फ्लैट का सामान बिखर गया। कहीं जमीन पर कपड़े दिखाई दे रहे हैं तो कहीं गमले टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रूम वही है ना जिसमें दीदी को किया था बंद। एक मिनट चाचा जाना झूठ बोली ना रुक जा। और अब बात कानपुर की, तो कानपुर हिंसा पर खाकी भी अब एक्शन में दिखाई दे रही है। 3 जून की हिंसा मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद और इंस्पेक्टर बजरिया संतोष को सस्पेंड किया गया है। वह इंस्पेक्टर चमनगंज जैनेन्द्र सिंह को लाइन हाजिर किया है। पुलिस कमिश्नर ने इन तीनों पुलिसकर्मियों पर यह बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर हिंसा का ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई। लगातार जांच जारी है पूरे मामले की और ये बड़ी कार्रवाई फिलहाल 3 पुलिसकर्मियों पर की गई है। सस्पेंड 2 इंस्पेक्टर को किया गया है, 1 को लाइन हाजिर किया गया है। 3 जून की हिंसा में इन 3 पुलिसकर्मियों पर ये गाज गिरी है। और अब यूपी के लोगों को जल्द ही 5 नए हवाई अड्डों की सौगात मिलने वाली है। 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूपी सरकार के बीच एमओयू हो गया है। एयरपोर्ट का काम यूपी सरकार करवाएगी। एमओयू साइन होने के दौरान सीएम योगी ने यह कहा कि ये एयरपोर्ट ऐसे क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं जो विकास की दौड़ में किसी कारणों से पीछे छूट गए थे। एयर कनेक्टिविटी होने से इन क्षेत्रों को विकास के नए पंख भी लगेंगे। तो यूपी की नई उड़ान की शुरुआत होने वाली है। 5 नए हवाई अड्डों की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और यूपी सरकार के बीच ये समझौता हुआ है। कहां-कहां पर ये एयरपोर्ट बनाए जाएंगे ये भी आपको बता दें। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र, चित्रकूट में ये एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और 5 एयरपोर्ट का विकास राज्य सरकार करेगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण संचालन और प्रबंधन सेवा इसे देगी। जल्द ही इन हवाई अड्डों के लाइसेंसिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो विकास को नए पथ मिलेंगे और इन जिलों के चयन से ये फायदा होगा कि आजमगढ़ में अगर बात की जाए तो आजमगढ़ में एयरपोर्ट शुरू होने से पूर्वांचल को फायदा होगा। अलीगढ़ की अगर बात की जाए तो अलीगढ़ हार्डवेयर का महत्वपूर्ण केंद्र है और एयर कनेक्टिविटी से यहां पर फायदा होगा। चित्रकूट भी इसमें शामिल है। चित्रकूट रामायण सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। श्रावस्ती की अगर बात की जाए तो भगवान राम के पुत्र की राजधानी ये रही है और पर्यटन को इससे फायदा मिलेगा। एयरपोर्ट खुलेगा तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सोनभद्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होगा और माइनिंग के लिहाज से सोनभद्र काफी खास माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इटावा से अब खबर है, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने लिया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जायजा। देर रात 2:30 बजे वो पहुंचे थे निर्माणाधीन बुंदेलखंड को देखने के लिए और एक्सप्रेसवे का उन्होंने निरीक्षण भी किया है। 12 जुलाई को पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रगति को लेकर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी का तीसरा ये दौरा है। बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
दिल्ली में जबलपुर जा रहा था ये विमान, दिल्ली से जबलपुर की तरफ ये विमान जा रहा था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। विमान के अंदर का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जो कि किसी यात्री की तरफ से बनाया गया है। हालांकि बड़ी खबर और राहत भरी खबर ये मिल रही है कि जो विमान में सवार लोग थे वो फिलहाल सुरक्षित है। क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं इमरजेंसी लैंडिंग के, ये अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन दिल्ली से जबलपुर ये विमान जा रहा था और अचानक से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दिल्ली से जबलपुर की तरफ ये विमान जा रहा था जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। वीडियो भी इसका सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं काफी परेशान लोग हो रहे हैं। और हालांकि क्यों इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी इस विमान की, इसके बारे में जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो इस विमान में सवार यात्री थे वो सभी फिलहाल सुरक्षित है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। जबलपुर की तरफ ये विमान जा रहा था दिल्ली से और तभी इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मौके की वीडियो बनाया गया यात्रियों की तरफ से जिसमें आप देख रहे हैं सभी जो लोग हैं वो सुरक्षित है और ये जानकारी भी दी गई है कि सभी लोग सुरक्षित फिलहाल हैं। हालांकि क्या कुछ कारण रहे इमरजेंसी लैंडिंग के, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। खराबी आने के बाद ये बताया अब जा रहा है, ये जानकारी मिल रही है कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी थी जिसके बाद इसकी लैंडिंग करवाई गई और 50 यात्री इसमें सवार थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।